हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई का जो भी प्रीवियस ईयर में एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, उन सभी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग वन बाई वन करके पूरी डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे और वीडियो को देख पाइएगा, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड जो है वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आज एलसीएम और एचसीएफ का प्रीवियस ईयर का जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जानना जरूरी है। क्योंकि यदि हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएं यदि आपको, तो आपको उससे रिलेटेड जो फार्मूला है वो यदि आप जानेंगे तो आसानी से उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप समझेंगे, और हम यदि समझाएंगे तो और डिटेल से आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। तो हमारा जो है फार्मूला जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, आप तो जानते होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर होता क्या है। तो एलसीएम नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं हम। एलसीएम वो होता है जो भी आपको नंबर दिए रहते हैं उन सभी का गुणनफल होता है। एलसीएम क्या होता है, उन सभी का गुणनफल होता है। और बात करें यदि एचसीएफ का, तो एचसीएफ जो होता है वो उन सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि सभी संख्याओं में वो विद्यमान रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 4 दे दिया गया, उसके बाद 6 दे दिया गया, उसके बाद 8 दे दिया गया। आपको कितना क्या क्या दिया गया, 4, 6 और 8 दिया गया। तो 4, 6, 8 का बोला जाए कि एचसीएफ बताइए, यानी कि कॉमन फैक्टर बताइए। तो 4, 6, 8 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 4 में भी है, 6 में भी है और 8 में भी है। यदि आपको बोला जाए कि 4 क्यों नहीं होगा, तो 4 तो सिर्फ 4 में है और 8 में है, लेकिन 6 में है नहीं है, इसलिए 4 नहीं होगा। यानी कि वो आपका क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एलसीएम इससे क्या होगा, तो 4, 6, 8 बोल रहा है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 होगा। क्यों, क्योंकि सबका कॉमन फैक्टर होना चाहिए 24। तो 4 का भी कॉमन फैक्टर है, और उसके बाद जो है 6 है, 6 का भी फैक्टर है, और उसके बाद 8 है तो 8 का भी गुणनखंड है। यानी कि 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 8 3 का 24, 6 में 4 से गुना कीजिए 6 का 24, उसके बाद 4 में 6 से गुना कीजिएगा तो 4 6 24। यानी कि सबका गुणनखंड है, गुणनफल है। तो ये जो 24 हुआ वो उसका एलसीएम हो गया। तो आई होप आप ये एलसीएम और एचसीएफ समझ गए होंगे, और आपको समझना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि आप इसको नहीं समझिएगा तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो आप आसानी से नहीं समझ पाइएगा। तो आई होप ये आप फॉर्मूला अभी देखिएगा तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला कि एलसीएम जो है, एलसीएम और एचसीएफ जो है आपका, इन दोनों को यदि गुणा किया जाए तो जो भी संख्याएं दिया गया है उन सभी का गुणनफल प्राप्त होता है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाला बोल रहा है कि भिन्नों का एलसीएम, कभी कभी आपको भिन्न दे दिया जाता है कि भिन्न का एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि आपको दे दिया जाएगा 4/6 हो गया, उसके बाद 2/3, उसके बाद दे दिया जाएगा 4/8। इसका आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए, यानी कि इस भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना है, तो इस भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश का एलसीएम ज्ञात करना होगा। यानी कि सबका अंश जो है 4, 2, 4, इन सब का एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हर का एचसीएफ, यानी नीचे वाला का एचसीएफ। तो यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है कि जो एलसीएम यदि पूछेगा तो ऊपर वाला को का एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे यदि आपको एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम ज्ञात करना है। यदि सेकेंड वाले सूत्र पर देखते हैं, तो सेकेंड वाला सूत्र आप देख सकते हैं, हमें भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करें। तो भिन्न का एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ में आपका ऊपर वाला का एचसीएफ ज्ञात करना है और नीचे वाला का एलसीएम ज्ञात करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। यदि एचसीएफ पूछे तो, यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम। आपको इसी तरह याद रखना है कि एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम में आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। एलसीएम एलसीएम
HCF HCF, यानी कि LCM पूछेगा तो ऊपर वाला का LCM, HCF पूछेगा तो ऊपर वाला का HCF। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा नोट में आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यदि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि दिए गए व्यंजकों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। मान लीजिए कि आपको एक 3 गो 4 जो भी है संख्या है वो आपको दे दिया जाए। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए 3 दे दिया जाए, उसके बाद 7 दे दिया जाए, उसके बाद आपको क्या दे दिया जाए, आपको मान लीजिए कि 9 दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए व्यंजकों, यानी कि मान लीजिए 3 7 9 दे दिया गया में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसमें देखिए तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी है नहीं ना है। इसका HCF यदि निकालिएगा तो इसका HCF निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इन सब का उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। यदि ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि 3 इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी कॉमन है, लेकिन 7 का तो कॉमन नहीं है। और HCF होता कौन है? जो सबका कॉमन हो। तो जो सबका कॉमन हो तो सबका कॉमन 3 थोड़ी है ना है। तो इसमें कहीं भी किसी का भी कॉमन 3 नहीं है, यानी कि सिर्फ इसका हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह 2 का कॉमन होकर यहाँ पे HCF ये 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 7 9 में 7 का कॉमन फैक्टर 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पे HCF 3 नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि कोई भी कॉमन नहीं हो तो यहाँ पे आपका HCF क्या निकल कर आ जाता है? HCF आपका 1 हो जाता है। यही बोल रहा है कि उनका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक क्या होता है? 1 हो जाता है, तथा लघुत्तम समावर्तक उनका गुणनफल होता है। अब यहाँ पे पूछा जाए कि इसी का LCM ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये तो कॉमन फैक्टर नहीं निकला, नहीं हो पाया किसी का भी, लेकिन यदि आपको LCM पूछा जाए, यहीं पे इसका LCM पूछा जाए तो LCM जो होता है इन तीनों का गुणनफल होता है। क्या होता है दोस्तों? इन तीनों का गुणनफल होता है। तो इन तीनों को गुना कर दीजिए, तो तीनों का गुना कीजिएगा तो 3 7 21, 21 में 9 से गुना कर 9 और 9 दूना 18, 189 जो है आपका लघुत्तम समावर्तक खोल जाएगा, LCM हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इस नोट वाले को। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था उसको देखे और इसी से 1 2 3 गो फॉर्मूला लिखे हैं ना, 3 गो थोड़ा सा नोट में लिखवा दिए हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट आपका रहेगा तो ये ऐसे क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये 3 गो जो है सूत्र, इसी 3 से आपका पूरा LCM HCF जो है समाप्त हो जाएगा। और हम इस वीडियो में सिर्फ LCM और HCF का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है LCM और HCF से एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ITI 2006 में पूछा गया है। कि कब पूछा गया है आपसे? ITI 2006 में पूछा गया है। तो यदि क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि व्यंजकों x² + 5x + 6 तथा x² - x - 6 का महत्तम समावर्तक होगा। यानी कि आपको जो बोल रहा है 2 को व्यंजक दे दिया है और उनका महत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। क्यों? हम लोग तो डिजिट में ना महत्तम समावर्तक जो भी LCM ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो व्यंजक का दे दिया। तो ये जो है ITI इंट्रेंस एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेट है। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, आसान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि आसान होता है ITI का एग्जाम, लेकिन आसान नहीं होता है, कतई आसान नहीं होता है। जो लड़का पहले दे दिया होगा ITI का एग्जाम वो समझ रहा होगा कि आखिर कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में 2 को व्यंजक दिया हुआ है। फर्स्ट व्यंजक दिया हुआ है x² + 5x + 9, और दूसरा वाला व्यंजक दिया हुआ है दोस्तों x² - x - 6, x² - x - 6, x² - x - 6। तो यहाँ पे यही जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इसका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF। तो आप तो यहाँ पे जानते हैं कि HCF आखिर होता क्या है। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन होने के लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तभी ना समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन व्यंजक आ रहे हैं और इसमें कौन कौन व्यंजक आ रहे हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हम इसको पहले तोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसको पहले तोड़ते हैं। तो यहाँ पे यदि दोस्तों इसको तोड़ा जाए, तो यदि तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है x² + 5x + 6।
तो यहाँ पे हम जब गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा किसी भी गुणनखंड को निकाल कर x का मान निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे। इसको क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर खंडित करते हैं, ऐसे दो भाग में खंडित करते हैं जिसका गुणनफल क्या आ जाए 6x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए आपका 5x आ जाए। आई होप आप समझे होंगे, क्यों, क्योंकि आपको 10th क्लास में आपको ये बताया गया होगा। तो यहाँ पे x² इसी तरह रह जाता है, उसके बाद 5x को क्या लिख सकते हैं 3x + 2x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, x में 1 से गुना करेंगे तो x² यानी कि 6s² हो गया, और उसके बाद जोड़ेंगे तो 3 दूना 5, 5x है। तो ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको हम गुणनखंड के रूप में ले लिए। उसके बाद 6 है तो 6, अब इसको खंडित करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा x और x + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 × x + 3, यानी कि एक इसमें से क्या निकल कर आ जाएगा x + 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा x + 3, यानी कि ये दो भाग में क्या हो गया खंडित हो गया, यानी कि दो भाग में बट गया। अब इसको दो भाग में बांटेंगे तो उसी प्रकार इसका भी जो है खंडन करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 6 है ना दोस्तों, तो जब ये 6 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या किस से गुना करेंगे कि ये 6x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर आपका क्या आ जाना चाहिए x आ जाना चाहिए। तो 3x लेंगे और 2x लेंगे तो आपका आ जाएगा कि नहीं। तो 3x यानी कि 3 दूना 6 और 2x में से 3x घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पे लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं 3x ले लेते हैं, उसके बाद 2x ले लेते हैं, क्या दोस्तों प्लस में 2x ले लेते हैं, माइनस में 6। आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप उसको क्या कीजिए पूरे उसको रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस में लग जाइए। जो भी 10th क्लास में आपका अभाज्य गुणनखंड का जो चैप्टर है उसको निकालिए और अभाज्य गुणनखंड को सॉल्व कीजिए, अभाज्य गुणनखंड बनाइए। अगर अभाज्य गुणनखंड सही नहीं, अगर बनाने नहीं आएगा तो इस प्रकार आप खंडित नहीं कर सकते। जब तक खंडित नहीं कीजिएगा तब तक HCF नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया, हम खंडित कर दिए, उसके बाद इसका कॉमन करेंगे तो यहाँ पे इसमें से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन +2 × x - 3 और यहाँ से यहाँ पे क्या कौन कौन निकल कर आ जाएगा, एक आ जाएगा x + 2 और एक आ जाएगा x - 3, यानी कि इन दोनों के बदले एक लेते हैं ना जी, और ये वाला एक। तो यहाँ पे आपका दो पार्ट में छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए दोनों को। अब हमको क्या करना है, कॉमन ज्ञात करना है। कॉमन मीन्स HCF मीन्स कॉमन, सिंपल बात है, यानी कि HCF मीन्स कॉमन और कॉमन मीन्स HCF। तो कॉमन क्या है इन दोनों में आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो x + 2 और x + 2 दोनों में विद्यमान है। आई होप आप समझ रहे होंगे, x + 2 और x + 2 दोनों में विद्यमान है, लेकिन यहाँ पे x + 3 है और यहाँ पे x - 3 है। तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है आपका x + 2 जो है आपका सिर्फ कॉमन आ रहा है, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा x + 2 ही आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। तो एक ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन, ये बोल रहा है x³ - 1 और तथा जो है x² - 2x + 1 का HCF ज्ञात करें। यानी कि आपका क्या दे दिया है, एक दे दिया है x³ - 1 और एक दे दिया है आपका x² - 2x + 1। इसका आप जो है आपका HCF ज्ञात करना है। आपका क्या ज्ञात करना है दोस्तों, HCF ज्ञात करना है। HCF = what? इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको x³ - 1q, ये दो गो है इसलिए यहाँ पे दो पार्ट में इसको विभाजित कर देते हैं। यानी कि इसका भी जो भी गुणनखंड निकालना पड़ेगा और इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक तो आएगा आपका x - 1 का होल क्यूब और उसके बाद क्या हो जाएगा +3x × a - b, यानी कि a - b यानी कि आपका x - 1। तो यहाँ पे आपका इतना निकल कर आ गया। अब इसको इतना ही छोड़ रहने देते हैं। अब आगे इसको देखते हैं। इसको यदि सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आएगा x -
1 का होल स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि यदि इसका होल स्क्वायर यदि सॉल्व किया जाए इसको, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। क्यों? यदि आप इसको यहाँ से आप डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड भी इसका निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आपका कितना हो जाएगा 2x, जो कि आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप इसको यदि आगे ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से आपका क्या निकल कर आ गया x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 1, यानी कि 2 गो x माइनस 1, यानी कि आपका क्या आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि दो गो है, इसमें 2 गो है। अब देखिए तो यहाँ इसमें कॉमन क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन यही है कि यहाँ पे यदि इसमें से x माइनस क्यू कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 1 x माइनस सिर्फ ले लिया जाए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद इसमें क्या बच जाएगा 3x बच जाएगा, ये भी कॉमन इसमें, और एक x माइनस 1 इसमें भी कॉमन। दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यानी कि जो भी कॉमन आ रहा है वो आपका HCF होता है। तो x माइनस 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ए जो है ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसी को आपको पिक करना है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। तो इस तरह आप जो है ये फर्स्ट टाइप का दूसरा क्वेश्चन था, और यदि इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम उसका अधिक से अधिक चाहेंगे रिप्लाई करने का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ और देखते हैं अगले टाइप में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि अगला टाइप की बात किया जाए तो अगला टाइप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला टाइप बोल रहा है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का जो है एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका 2009 में ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमने जो फार्मूला आपको बताया था शुरू में, आप उस फार्मूले में देख सकते हैं हमने क्या बोला था कि जब भी किसी भिन्न का एलसीएम ज्ञात करना हो, तो जब भी किसी भिन्न का एलसीएम यदि ज्ञात करना हो तो हमने क्या बोला था कि ऊपर वाले का एलसीएम, यानी कि एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का उसके विपरीत, यानी कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का क्या निकालिएगा एचसीएफ। आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, और एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम में नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला था ऊपर वाला का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम ज्ञात किया जाए तो यहाँ पे 2, 4, 6 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, आपको निकालने आता होगा 2, 4, 6 का एलसीएम निकालिएगा। हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, अब इसके बाद नहीं खंडित होगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि आपका एलसीएम कितना निकल कर आ गया ऊपर वाला का 12 और नीचे वाला का एचसीएफ ज्ञात करना है। 3, 5, 7 का एचसीएफ क्या होगा, हमने नोट में बताया था आपको, यदि दी गई संख्या का कोई भी कॉमन नहीं हो, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पे इन तीनों का कॉमन कोई है, यदि 3 को देखा जाए तो 3 तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 को डिवाइड करेगा, 5 को तो डिवाइड करेगा नहीं, 7 को तो डिवाइड करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 3 तो नहीं होगा। फिर 5 को देखा जाए तो 5 भी सिर्फ 5 को ही डिवाइड करेगा, 7 और 3 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 सिर्फ 7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, अन्यथा और किसी 2 ये 3, 5 से नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है कॉमन इसमें कोई भी नहीं आ रहा है। तो जब भी किसी का कॉमन कुछ भी नहीं आता है तो उस सबका कॉमन क्या होता है 1 होता है। और आखिर 1 होता क्यों है? क्योंकि 1 के पहाड़े में सब आते हैं, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सबका कॉमन यानी कि एचसीएफ क्या निकाल कर आ गया 1, और जब भी नीचा 1 होता है तो आपका जो ऊपर वाला रहता है वही आपका आंसर होता है। तो 12 जो है आपका राइट आंसर होगा, यही आपको आंसर पिक करना है। और यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों इसी टाइप का, तो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि 3/4, 5/6 तथा 5/8 का LCM महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, यानी कि HCF ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है आपको दोस्तों 3/4, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है 5/6 और उसके बाद 5/8। आई होप यही दिया हुआ है, जी हाँ यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या निकलना है, इसका HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करना है, यानी कि आपका जो है महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो हमने क्या बोला था, HCF ज्ञात करना होगा तो ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। तो ऊपर वाला का HCF मीन्स कॉमन, यानी कि इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है, 3, 5, 5 का कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है। आप देखें तो इसमें 3 है, 3 से देखा जाएगा तो 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 5 और 5 से नहीं होगा, यानी कि सब में इस तीनों का कॉमन कोई भी नहीं है। तो जब कोई भी नहीं रहता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसका HCF क्या निकल कर आ गया, 1 आ गया। और बाटा में जो रहता है उसका क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। जब भी HCF की बात किया जाता है तो अंश का HCF और हर का LCM ज्ञात किया जाता है। तो हर का LCM ज्ञात करेंगे, तो इस सब का LCM ज्ञात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञात कर यहाँ पे 4 से ही करते हैं तो 4 एकम 4, 6 और 4 दूना 8। उसके बाद 2 से करेंगे तो 3 और ये कैंसिल आउट, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी कि आपका 24 जो है यहाँ पे इन तीनों का LCM ज्ञात हुआ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 1/24 जो है राइट आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, यही आपका आंसर होने वाला है। और यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की उत्तर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि नेक्स्ट टाइप को देखा जाए तो नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हैं, आपका जो बोल रहा है 2 द्विघात व्यंजक में जो 2 द्विघातीय व्यंजक है जिसका महत्तम समावर्तक आपको दिया हुआ है x+2 तथा लघुत्तम समावर्तक LCM भी दे दिया हुआ है x × x² + x - 2। यदि एक व्यंजक x × x+1 हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल है, ITI 2010 में पूछा गया है। हम आपको जो फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूले में आप यदि आपको याद है तो आपको यहाँ पे हमने बताया था LCM गुना HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, यही नहीं बताया था, संख्याओं का गुणनफल हमने बताया था। तो आपका जो है यहाँ पे LCM और HCF आई होप यहाँ पे दे दिया हुआ है, यानी कि HCF जो है आपका x+2 दिया हुआ है, x+2 जो है आपका HCF दिया हुआ है। और जो दिया हुआ है सो यहाँ पे सिर्फ आपको फुट कर देना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे उसको यहाँ पे रख देना है x × x² और उसके बाद जो है LCM क्या दिया हुआ है x × x² + x - 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे 2 ही द्विघातीय व्यंजक की बात हो रहा है। तो एक संख्या जो है आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x × x+2 दिया हुआ है, x × x+2 दिया हुआ है। और दूसरी संख्या जो है उसी को आपको फाइंड आउट करना है, वो जो है आपको नहीं दिया हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप उसको क्या मान लें, यहाँ पे मान लीजिए a जो है वो संख्या है। तो यहाँ पे a को इसी तरह रहने देते हैं और इस पूरे को उठाकर इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x × क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये आपका इधर आ गया, ये इधर आ गया, डिवाइड में आ गया। क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आएगा तो इधर डिवाइड में होगा। तो जब डिवाइड में हुआ तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x+2 कैंसिल आउट होगा। जो दूसरी संख्या है वो आपका क्या है, x² + x - 2 जो है राइट आंसर निकल कर आएगा। यही जो है a का मान है और यही आपका आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसका यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। तो इसी को आपको राइट आंसर पिक करना होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन जो है इसी पे सॉल्व करके बताते हैं, और वो जो है आप सिर्फ शॉर्ट में बनाइएगा। क्या
उसको आपको शॉर्ट में बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, जो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक इतना दिया हुआ है तथा महत्तम समावर्तक इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। वही सेम टू सेम है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम और एचसीएफ जो दिया हुआ है आप यहाँ पे उसको लिखिए। यहाँ पे एलसीएम जो है आपका x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 दिया हुआ है, और HCF क्या दिया हुआ है दोस्तों, HCF x+2 इंटू x+3 दिया हुआ है। यानी कि LCM और HCF का गुणनफल हो गया बराबर में दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, x² + 5x + 6। ये एक संख्या है और दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है, तो उसको मान लेते हैं a। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, यानी कि इसको इधर लेकर आएंगे तो ये को क्या होगा, डिवाइड में होगा, यानी कि बट्टा में आ जाएगा। तो x² + 5x + 6 होगा। अब यहाँ से जो है आपको यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि देखा जाए तो कोई भी कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, इस तरह के फॉर्म में नहीं है। तो इसको क्या करना होगा, इस टाइप के फॉर्म में क्या होगा, डिवाइड करना होगा, यानी कि इस तरह का में बांटना होगा। तो यदि आप इसका गुणनखंड निकालिएगा, ये व्यंजक का गुणनखंड निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, x+2 इंटू में x+3 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे x+2 x+3 ही आपको निकल कर आएगा। तो इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको लिख सकते हैं। अब तो इसको जब लिख दिए तो अब इसमें देखिए कि कौन कौन कॉमन है। तो ये x+2 और x+2 कैंसिल आउट कर देगा, और x+3 को कैंसिल आउट करेगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका a बराबर क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे a बराबर क्या निकल कर आया, x+1 x+2 x+3। क्यों, क्योंकि ये सब तो वो कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ पे x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 जो है आपका राइट आंसर होगा। यही आपको आंसर पिक करना है। आई होप आप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे यदि दोस्तों ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आपको इंट्रेंस एग्जाम में डिजिट वगैरह नहीं दिया रहता है, व्यंजक ही ज़्यादा दिया रहता है। व्यंजक के फॉर्म में दे दिया रहेगा और उससे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा कि दूसरा व्यंजक क्या है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप को देखा जाए तो आप नेक्स्ट टाइप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपका बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 23, 35 और 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो आपका शेषफल बचे वो क्या बचे, 5 बचे। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ जो संख्या दिया हुआ है आप उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो 23 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है आपका और 41 दिया हुआ है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और आपको शेषफल भी दे दिया रहे तो जो भी आपका शेषफल जो दिया रहेगा वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है सब सारे संख्या में से। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, जो भी शेषफल दिया रहेगा उसको क्या कर देना है, माइनस कर देंगे। तो आपका शेषफल कितना बच कर आ रहा है, सब में कितना शेषफल बच रहा है, 5 बच रहा है ना, तो 5 सब में माइनस कर देना है। 5 सब में माइनस करेंगे तो सब इसमें 5 माइनस करेंगे तो 23 में से 5 घटेगा तो आपका 18 हो जाएगा। इसमें से 5 माइनस होगा तो 30 हो जाएगा। अब इसमें से 5 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जब शेषफल घटा दिए, अब शेषफल घटाने के बाद ये जो भी घटकर आया है इन सब का जो है आपको HCF निकाल देना है। आपको क्या बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है ना जी, तो बड़ी से बड़ी वही उसी में पूछा जाता है। जब भी आपको क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा ना तो आप सिर्फ समझ जाइएगा कि उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 18 और 30 का HCF ज्ञात किया जाए तो आप ज्ञात करेंगे तो 18 और 30 और 36 का HCF जो है आपका कितना निकल कर आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 6 से
6 18 भी कटेगा, 6 5 30 और 6 1 36। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 6 जो है राइट आंसर होगा, यही आपको आंसर पिक करना होगा। और यदि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए इसी से रिलेटेड जो है, आप देख सकते हैं बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो अब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। तो अब भी जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो आपको मान कर चलना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो बोल रहा है कि जिससे 23, 138, 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेषफल भी बचना चाहिए। तो समान सब शेषफल बच रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम वही करेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस सभी संख्या को लिख देते हैं। 23, 168, 138 और 268। 63 जो है, सॉरी 63 है, 138 है, उसके बाद 268, 228 है, सॉरी 228 है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है संख्याएं दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है आपका शेषफल जो है समान बचने का बात कर रहा है, यानी कि समान शेषफल बचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा यही इसमें कुछ क्वेश्चन को घुमाया हुआ है कि समान बोल रहा है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। जब भी समान बोले दोस्तों, तो इन समान जब से बोले तो इन सब का डिफरेंट करना है, डिफरेंट निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 138 और 63 का डिफरेंट कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 138 में से 63 घटा लिया जाए तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 6 घटेगा तो 7, 75। उसके बाद 138 और 228 का डिफरेंट, तो यहाँ पे 138 माइनस कर लेते हैं तो 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब इन दोनों का तो डिफरेंट क्या आ गया आपका 90 आ गया। अब इन 63 और 228 का डिफरेंट देखा जाए तो 228 और 63 में को घटाइएगा तो कितना होगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो घटकर आया है दोस्तों, जिस तरह इसके पहले वाले क्वेश्चन में घटकर आया था, उसी तरह यहाँ पे जो घटकर आया उसका जो है आपको HCF ज्ञात कर देना है। क्या कर देना है, HCF ज्ञात कर देना है। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे भी क्या कर रहे थे, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा था, इसलिए HCF ज्ञात कर रहे थे। और हम इसको ठोक के बोल रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या में, किसी भी क्वेश्चन में, सॉरी किसी भी क्वेश्चन में यदि आपसे बोल दे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो आपको ज्ञात करना है क्या, HCF ज्ञात करना है। लेकिन अब क्वेश्चन किस टाइप का है अब ये हम नहीं बता सकते, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप से बनाएंगे। जैसे इसमें ये टाइप था, यानी कि शेषफल समान रहा था, तो जब भी शेषफल समान रहेगा सबका अंतर निकालेंगे, सबका अंतर जो है आपका आ गया। अब इन तीनों का HCF ज्ञात कर देना है। तो HCF मतलब कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों किससे डिवाइड हो रहा है। और यदि आपको इस तरह नहीं निकल कर आया है, डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, तो आप जिस तरह HCF निकालते हैं बारी बारी से, यानी कि जैसे 75 है तो 75 का LCM ज्ञात कीजिए, उसके बाद जो है 90 है तो 90 का LCM ज्ञात कीजिए, उसके बाद 165 है उसको क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, यानी कि जिस तरह LCM ज्ञात करते हैं उस तरह तोड़िए। तो इसको तोड़ेंगे तो 5 से डिवाइड होगा, यानी कि पहले 3 से करेंगे तो कितना होगा 25, उसके बाद 5 से करेगा तो 50 25। अब ये डिवाइड नहीं होगा सिर्फ 5 से एक बार में, उसके बाद 5 से इसको करेंगे तो 18 25 90 हो जाएगा। उसके बाद किधर क्या हो जाएगा 3 6 का 18, 3 दूना 6 हो गया। अब उसी तरह इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये क्या होगा आपका 3 से कटेगा, हाँ कटेगा 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 11 5 55, फिर 11 से कटेगा। अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको इसमें कॉमन देखा जाता है, यानी कि जिस तरह LCM ज्ञात करते हैं उस तरह तो निकाल दिया। अब HCF कैसे ज्ञात करें इससे, तो HCF इससे इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गए तो इन सब में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन आ रहा है। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक को आपका 3 निकल गया। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक को आपका 5 निकल गया। अब इसमें 5 है, इसमें एक और 5 है, नहीं है, एक और 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है अब, और फिर इसमें भी 3 नहीं है। तो यानी कि 3 गुने 5 जो है आपका आंसर आएगा, यानी कि 3 5 15 जो है आपका HCF यहाँ पे आने वाला है। इसी को आपको आंसर के रूप में पिक करना है, क्लिक करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा HCF हम लोग सीखेंगे कि किस तरह निकलता है। आपको तो आता ही होगा कि HCF कैसे निकालते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं,
थे कि यहाँ पे 15 जो है 75 को भी डिवाइड करेगा, 90 को भी डिवाइड करेगा, उसके बाद 165 को भी डिवाइड करेगा। तो 15 जो है आपका एचसीएफ ज्ञात होगा। लेकिन जब माइंड ये रहता है तो तब भी इस तरह का निकल कर आता है। अगर नहीं रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तब हमको इस तरह ज्ञात करना पड़ता है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, यानी कि जो भी कॉमन रहेगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले टाइप की तरफ। तो दोस्तों यदि अगला टाइप को देखा जाए तो अगला टाइप जो है घड़ी घंटी से संबंधित है। वो बोल रहा है कि 6 घंटियाँ, ये 2008 में दिया हुआ है, 2008 के ITI एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। बोल रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, एक साथ 6 घंटी बजना आरंभ होता है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। यानी कि ये जो है आपका बजने का समय दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? सेकेंड में दिया हुआ है। तो आपका जो निकल कर आएगा वो एक साथ कितने सेकेंड के बाद बजेगी, वो आपका सेकेंड में ही निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 30 मिनट के बाद कितनी बार बचेगी, यानी कि 30 मिनट के बाद कितनी बार बचेगी। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह हम लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये अदर एग्ज़ाम जो भी होता है, जो है आपका डीएलएड हो गया, आपका रेलवे भी हो गया, एएलपी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे घंटी घड़ी का जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो भी आंकड़े आपको दिए रहते हैं उन सभी आंकड़ों का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे आंकड़ा देखा जाए तो आपका जो है संख्या दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि लगातार दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये 2, 4, 6 को दिया हुआ है। 12 सेकंड तक बचती है, यानी कि तीनों इतने सेकंड के बाद, जो घड़ियाँ है इतने सेकंड के बाद जो है बज रही है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका जो है आपको एलसीएम ज्ञात कर देना है दोस्तों। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10 और 2 छः 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1, ये 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5, यहाँ पे 1, ये 1 है, ये 1 है, आ गया। यहाँ पे अभाज्य गुणन के रूप में टूट गया ये 2। अब इसका एलसीएम जो निकाल लेंगे तो निकालेंगे एलसीएम, तो 2 गुने कितने के रूप में बटाया है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, इतने के रूप में बटाया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूने 4, 4 तीन 12, 12 24, 24 25 कितना हो जाएगा? 120। तो ये जो है आपका एलसीएम, इसका ज्ञात करें हम लोग। तो एलसीएम हमने क्यों बोला ज्ञात करने के लिए दोस्तों? क्योंकि एलसीएम जो होता है इन सब का मल्टीपल होता है, इन सब का मल्टीपल होता है। ये इसमें जो है, ये एलसीएम जो है इसमें सबसे डिवाइड लगेगा। ये 120 2 को भी पार करेगा, 4 को भी पार करेगा, 6 को भी पार करेगा, 8 को भी पार करेगा, 10 को भी पार करेगा, 12 को भी पार करेगा। क्यों? क्योंकि 12 के पारा में भी 120 है, 8 के पारा में भी 120, 6 के पारा में आपका कितने बार में है? 20 बार में है, 4 के पारा में 30 बार में है, 2 के पारा में आपका 60 बार में है। लेकिन है तो जी ना, क्यों? क्योंकि ये सबको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 120 जो है आपका एलसीएम ज्ञात कराया। लेकिन हमने क्या बोला था कि जो है ये सेकेंड में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? सेकेंड में दिया हुआ है। तो 120 जो है आपका सेकेंड में बनाएगा जी, सेकेंड में बनाएगा। तो ये जो घड़ियाँ है 6 घड़ी, ये 120 सेकेंड, या सेकेंड को यदि मिनट में चेंज किया जाए तो आप क्या करेंगे? इसको 60 से डिवाइड करेंगे ना जी, तो 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेगी। यहाँ पे क्या निकल गया? 120 सेकंड के बाद जो है एक बार एक साथ 6 घड़ियाँ बजेगी। लेकिन यदि मिनट में चेंज बोला जाए तो 2 मिनट के बाद बजेगी। हमने मिनट में क्यों चेंज किया? क्योंकि जो आप क्वेश्चन यदि देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। आपसे क्या बोला है? 30 मिनट में नहीं, 30 मिनट बाद कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पे 2 मिनट में एक बार बज रही है ना सब अभी एक साथ, तो 30 मिनट के बाद कितना बार बजेगी? 30 में आप क्या कीजिएगा? 2 से डिवाइड कीजिएगा, 15 बार बजेगी। अब यहाँ पे ये 15 भी आपका राइट आंसर नहीं हुआ।
30 मिनट में आपका 15 बार बजेगी, लेकिन 30 मिनट बाद पूछ रहा है। तो जब जब भी बाद पूछेगा तो एक बार तो एक साथ बजी है, एक साथ बजी गई है ना जी। पहले तो एक साथ बजिए करना चली है, तो पहल का तो आपको हटा दिया गया, लेकिन 2 मिनट बाद से ना हम लोग जोड़ रहे हैं। तो 2 मिनट बाद एक बार, फिर 2 मिनट बाद एक बार, यानी कि 2 मिनट बाद एक बार, फिर 2 मिनट बाद एक बार, फिर 2 मिनट बाद एक बार, इस तरह जोड़ रहे हैं। लेकिन पहल का तो जो है नहीं जोड़ रहे हैं, तो उसको भी यदि ऐड कर दिया जाए A1, तो ये जो है आपका 16 बार जो है राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी घड़ियाँ तो घड़ी की जो घंटियाँ जो है सभी तो एक ही से ना स्टार्ट हुई है, एक पे से ही स्टार्ट हुई है। तो ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम लोग गिन नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 मिनट बाद एक बार, फिर 2 मिनट बाद एक बार, फिर 2 मिनट बाद एक बार, 2 मिनट बाद एक बार, इसी तरह 30 मिनट में आपका 15 बार हो रहा है। लेकिन पहिलका बार का नहीं ऐड किए हैं, तो पहिलका बार का ऐड करेंगे तो 15 + 1 = 16 जो है आपका राइट आंसर होगा। ये जो है आपका ऑप्शन यदि बोला जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 बार जो है आपका सही उत्तर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इससे भी इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 4 घड़ी है, एक जो है 2 सेकंड के बाद बजती है, एक बार एक बजती है 4 सेकंड के बाद बज रही है, एक 6 सेकंड के बाद बज रही है, एक 10 सेकंड के बाद बज रही है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सभी घड़ियां जो है कितने मिनट के बाद, या आपसे बोला जाएगा, सेकंड ही बोला जाएगा कि आप ये सभी घड़ियां कितने सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। तो कितने सेकंड के बाद बजेगी, तो ये भी तो सेकंड में दिया हुआ है। तो आपको क्या कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, सबका एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉरी, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 जो है सेकंड में एक साथ बजेगी। ये जो है आपका राइट आंसर हो गया। यदि मिनट में पूछेगा तो 60 सेकंड आया तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 मिनट बाद एक साथ बजेगी। और यदि इसी में आपको ये भी ऐड कर दिया जाए कि 60 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 1 मिनट में एक बार, तो 60 मिनट में आप क्या कर सकते, क्या कर रहे थे, 60 में 1 से डिवाइड कर रहे थे ना जी, तो 60 बार बजेगी। लेकिन यहाँ पे 60 बार नहीं बजेगी, एक बार स्टार्टिंग में भी बजी है, इसलिए यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 61 बार बजेगी। 61 जो है आपका सही उत्तर होगा। और यदि पूछा जाए, शुरू में ही आपसे पूछता कि जो है आपका इतना दिया हुआ है, इतनी सेकंड के बाद बज रही है, तो एक साथ जो है कितनी मिनट बाद या कितनी सेकंड के बाद बजेगी, तो आपका 60 सेकंड बाद या 1 मिनट के बाद बजेगी। और 1 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 1 मिनट में एक बार नहीं 2 बार बजेगी। क्यों? क्योंकि एक बार पहले तो बजिए का चली है, तो एक बार बजिए का चली है, तो 1 + 1 = 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होंगे, और इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, बोल सकते हैं जो बोलना होगा। तो दोस्तों, यदि नेक्स्ट टाइप देखा जाए तो नेक्स्ट टाइप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या बचे, 7, 17, 27 तथा 37 जो है आपका शेषफल बचे। तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है भाजक और एक दिया हुआ है आपका शेषफल। तो भाजक आपका क्या दिया हुआ है, भाजक और शेषफल। भाजक की बात करें तो भाजक आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो दिया हुआ है 15, 25, 35, एक दिया हुआ है 15, 25, 35 और शायद 40 दिया हुआ है, यहाँ पे 45 दिया हुआ है। और शेषफल क्या दिया हुआ है, 7, 17, 27, 37, 7, 17, 27 और एक 37 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको इतना, यानी 15, 25, 35 से भाग देने पर इतना शेषफल बचे। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा,
एलसीएम ज्ञात करना होगा। हमने क्या बोला था पहले ही कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है भाजक और शेषफल का अंतर देखेंगे कि सब में अंतर समान हो रहा है कि नहीं। तो सब में अंतर समान हो रहा है, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 25 में से 17 घटाएंगे तो 8, इसमें भी अंतर जो है 8 का ही है, इसमें भी अंतर जो है 8 का ही है। तो इस 8 को यहाँ पे हम लोग अलग लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इस 8 को अलग हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस 15, 25, 35 जो है आप इस 15, 25, 35 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो 15, 25 और 35 और 45 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ज्ञात कीजिए। तो 5 से कटेंगे तो 15, 50, 25, 5 7 35, 9 45। अभी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3, 5 7, उसके बाद 3 का 9। अब ये किसी से भी कॉमन, किसी का भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3, यही ना है जय। 5 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 15 50 75, 75 में 17 का 21, यानी कि 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 75 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 75 और 75 दूना 150, 5 7 उसके बाद 5 1, यानी कि 1575 जो है आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। 1575 जो है आपका निकल कर आ रहा है। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे कि सबका डिफरेंट क्या है, समान है कि नहीं। तो सबका डिफरेंट समान 8 आ रहा है तो 8 ही रखेंगे। और वो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है ना जी, कौन सी है, तो एलसीएम तो ज्ञात करने के लिए बोले थे, तो एलसीएम तो आप ज्ञात कर लिए यहाँ पे 1575। लेकिन ये जो ये डिफरेंट था ना, इसको आपको क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इस 8 को 1575 में से घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 15 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटेगा तो 7, उसके बाद 6 5 1, यानी कि 1567 जो है आपका वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सबसे इसमें भाग किया जाएगा तो 7, 17, 27 और 37 शेषफल के रूप में छोड़ेगी, यानी कि बचाएगी। तो ये जो है आपका 1567 राइट आंसर होगा। इसी को आपको आंसर के रूप में पिक करना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन सा आपका ऑप्शन होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर होगा, उसी को आपको पिक करना है। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखा जाए तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसी से रिलेटेड तो है, या नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, यानी कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जब भी आपको छोटी से छोटी बोला जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो जिसको वो 20, 30 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेषफल बचे। तो यहाँ पे जो है आपको दे दिया हुआ है, भाजक दे दिया हुआ है 20, 30 और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और शेषफल क्या दिया हुआ है आपका, प्रत्येक दशा में आपका शेषफल समान, यानी कि आपका 7 ही बचना चाहिए, 7। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको शेषफल डिफरेंट था। तो जब भी शेषफल डिफरेंट दिया रहेगा तो उन सब का डिफरेंट ज्ञात करेंगे कि डिफरेंट जो है समान है कि नहीं। तो वहाँ पे डिफरेंट क्या था, 8 था, जो कि सब में समान था। सब में डिफरेंट 8 आ रहा था, इसलिए समान था। तो उसको क्या कर दिए, लास्ट में हम लोग जाके माइनस कर दिए। लेकिन यहाँ पे जो है 7 शेषफल की बात कर रहा है, 7 शेषफल बचना चाहिए। तो जब बचना चाहिए 7 शेषफल, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 को ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है ना, तो इसको इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 पचे 50। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 दूना 20, 10 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60, 60 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 पते 30, यानी कि 300 जो है आपका इसका एलसीएम आया। लेकिन ये कौन सी संख्या आया, आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 300 आया वो क्या आया आपका, ये 300 क्या आया, ये वो संख्या है
जिसको ये 20 भी कैंसिल आउट कर देगा, 30 भी कैंसिल आउट करेगा और 50 भी कैंसिल आउट होगा कर देगा, यानी कि सबसे इसमें भाग लग जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि सबसे भाग लगाने पर आपका शेषफल क्या बचे, 7 बचे, शेषफल आपका 7 बचे। तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा इस 7 को, तो आपका 7 307 जो है आपका क्या आएगा, वो संख्या होगी जिसमें 20, 30 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका शेषफल 7 बचेगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन यही बोल रहा था कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग करने पर प्रत्येक दशा में आपका 7 शेषफल बचे। तो इन सब से इसमें भाग कीजिएगा तो आपका जो शेषफल बचेगा 7 बचेगा। करके देख लीजिए, 20 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 300 कट जाएगा, लेकिन 7 से बचेगा। 30 से कीजिएगा तो 30 दहा का 300, लेकिन 7 बच रहा है। 50 से कीजिएगा तो 50 छका 300 और 7 शेषफल बच रहा है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम के व्यू से ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमको ये अच्छा लगा आपको बताने के लिए, तो हमने बता दिया। चलिए दूसरे अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस सेशन यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लास्ट टाइप को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 150 है और उनका महत्तम समावर्तक जो है 25 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा, थोड़ा सा माइंड को यूज करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्या का योग जो है 150 है, लेकिन उनका एचसीएफ जो है आपका 25 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको इसको जो है ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा। क्या कीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा। इसको इस तरह बनाइएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में हो जाएगा, इसलिए हमने बताया इसको ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका दोनों संख्या जो है, मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, दोनों का एड दे दिया हुआ है 150 और दोनों का एचसीएफ जो है आपका क्या दिया हुआ है, एचसीएफ जो है आपका दोस्तों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है 10 और 150, 10 और 150। तो 10 और 150 दोनों संख्या, एक संख्या 10 है, एक संख्या 150 है, तो दोनों को तो ऐड करेंगे तो 160 आ जाएगा। इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो नहीं किया, यानी कि 150 नहीं आया, 160 अधिक आ गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये जो है ऑप्शन आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो 20 और 120, 20 और 120। अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 150 आना चाहिए, तो 150 आ रहा है, नहीं 140 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब सी नंबर ऑप्शन देखा जाए तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 25 और 125, इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आ रहा है आपका 150, तो आ जा रहा है। लेकिन 150 आने के बाद भी आपका जो है एचसीएफ 25 है, तो आपको ये भी देखना होगा कि उन दोनों संख्याओं का कॉमन जो है 25 है कि नहीं। तो इन दोनों संख्याओं का कॉमन देखा जाए तो इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, यानी कि दोनों का कॉमन भी 25 है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि a प्लस बी दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 150, और दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ जो है 25, तो दोनों का कॉमन फैक्टर भी 125 जो 25 है, यानी कि इसमें भी 25 है और इसमें भी 25 है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये जो थे दोस्तों, ये बिहार आईटीआई जो है अभी तक में पूछे गए एलसीएम और एचसीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं। तो इससे आपको जो है ये पता लगा होगा कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन बिहार आईटीआई के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि बारी बारी से सारे चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबको करा दिया जाए, जिससे बच्चों यानी कि स्टूडेंट जो भी देगा जो आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम, उसको पता चले कि आखिर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और किस प्रकार के किस मॉडरेट लेवल के रहते हैं या नहीं रहते हैं।
तो यहाँ पे हम बताएं तो यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन देखा होगा वो सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो 10th लेवल का था, यानी कि जो भी सिंपल बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो नहीं था। यहाँ पे सभी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक सारे क्वेश्चन को आप नहीं कीजिएगा सॉल्व, तब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। और अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तब रैंक अधिक आएगा, तो रैंक जब अधिक आएगा तो आपका एडमिशन भी अच्छे जो है ट्रेड में नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह का और भी वीडियो है जो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। मैथ बिहार ITI हमने हमारे प्लेलिस्ट को जब ओपन कीजिएगा तो उसमें जो है बिहार ITI मैथ का दिया होगा, साइंस का दिया होगा, उसके बाद GK का भी पार्ट दिया होगा। तो मैथ में जाकर आप सारे मैथ के क्वेश्चन को या मैथ के जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह डाला गया है उस वीडियो में, वो आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपका जो है तैयारी कैसी है और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये जो है सेशन पूरा आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना न भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो सरलतम यानी कि सरलीकरण से रिलेटेड है, यानी कि सरली सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।